सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। सीजीपीएससी व्यापम की भर्ती परीक्षा में ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर की सारी भर्ती परीक्षाएं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस चैप्टर का बहुत महत्व है। यहीं से किसी भी गणित की शुरुआत की जाती है। मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम संख्या पद्धति से ही शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक हम संख्याओं के रूप के बारे में जानेंगे नहीं तो सवाल कैसे हम बना पाएंगे। इसलिए आपको मौलिक रूप से इस अध्याय का सबसे पहले पढ़ा जाना आवश्यक है। चलिए इसकी डिटेल व्याख्या करेंगे हम लोग, एक एक चीज को समझेंगे बहुत बृहद तरीके से। लेकिन उससे पहले मैं एक डायफ्राम खींच देता हूं। मैं यहां पर एक मोटे तौर पर इसे हाईलाइट कर देता हूं कि संख्या का वंशावली क्या होगा। देखिए, संख्याओं के दो रूप होंगे, एक होगा वास्तविक संख्या और एक होगा अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो भागों में टूटेगी, परिमेय संख्या और ध्यान रखिएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या टूटेगा पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक के भी दो भाग होंगे, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। पूर्णांक संख्या का एक रूप प्राकृतिक संख्या के रूप में डिफाइन होता है। प्राकृतिक संख्या के भी दो रूप होंगे, सम प्राकृतिक और विषम प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या के भी दो भाग होंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूट या अग्र संख्या के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे उसका पहला पार्ट पूर्णांक संख्या और जो दूसरा भाग होता है वो भिन्न संख्या होता है। भिन्न संख्या के दो रूप होंगे, साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न के भी दो रूप होंगे, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को मिलाएंगे तो दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के दो रूप होंगे, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। अशांत अनावर्ती या अशांत पुनरावृत्ति के नाम से दो भाग बनेंगे अशांत दशमलव के, और पुनरावृत्ति के भी दो भाग होंगे, शुद्ध और मिश्रित। ये सिर्फ खाका खींचा है मैंने, इसकी डिटेल व्याख्या हम करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप इसे डिवाइड करेंगे दो भागों में। एक होगा वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर बोलते हैं, और एक होता है अवास्तविक संख्या। एकदम आसान भाषा में हम कहें तो जिन संख्याओं को हम साधारण तरीके से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या बोलते हैं। और ऐसी संख्याएं जिन्हें हम जोड़, घटा, गुणा या भाग नहीं कर सकते वो अवास्तविक संख्या कहलाती है। अवास्तविक संख्या को इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। जब आप 11वीं क्लास गणित विषय लेकर के पढ़ते हैं तो वहां एक समिश्र संख्या नाम का एक टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। वहां इसके बारे में पढ़ेंगे, आयोटा के बारे में पढ़ेंगे। यानी ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल के अंदर में ऋणात्मक हो, वर्गमूल के अंदर ऋण 5, वर्गमूल के अंदर ऋण 9, वर्गमूल के अंदर ऋण 11, इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी, ऐसी संख्याओं को हम मिश्रित संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, समिश्र संख्या कहते हैं। इनको अवास्तविक संख्या कहते हैं। आप वर्गमूल के अंदर ऋण 9 और वर्गमूल के अंदर ऋण 11 को आप नहीं जोड़ सकते, ना ही गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी, इस प्रकार की संख्याओं को अगर हम छोड़ देते हैं तो ऐसी संख्याओं को छोड़ने के बाद दुनिया में जितनी भी प्रकार की संख्या बचती है वो सब वास्तविक संख्या है, उसे रियल नंबर कहा जाता है। यानी हम कहेंगे तो मैं कहूंगा कि वर्गमूल 9 वास्तविक संख्या है, 9 वास्तविक संख्या है, 9.5 वास्तविक संख्या है, 9.5555555, इसका विस्तार अनंत तक है, वास्तविक संख्या है। 9/11 वास्तविक संख्या है। आप देख सकते हैं ये सब जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम चलेंगे तो सारा का सारा जो नंबर है ये क्या कहलाएगा, ये वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या में अंतर यही है कि ऐसी संख्या, ध्यान रखिएगा, जिसे जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जा सकता है, वो रियल नंबर है। वास्तविक संख्या के भी दो रूप होंगे। चलिए ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या के दो हिस्से होंगे। एक होगा परिमेय संख्या, एक होगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
इसे रेशनल नंबर कहते हैं, इसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल और रेशनल में क्या अंतर है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब आप अपरिमेय संख्या को समझेंगे तो परिमेय संख्या आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसे डिवाइड के रूप में लिख सकते हैं, इसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। यानी 5 भी एक परिमेय संख्या है, 5/3 भी एक परिमेय संख्या है, 5.6 भी एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऐसी संख्या जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, 5, 5/3, 5.6, 4 या 4/7। अब ऐसा नहीं है कि केवल 4 रहेगा तभी वो परिमेय संख्या होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि 4 के नीचे में तो एक ऑलरेडी बटे में छुपा हुआ है। तो 4/7, 5 इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी इन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसी संख्या जिसे अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, जिसे अंश और हर के रूप अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, जिसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे? ऐसी संख्या जिसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का मतलब होता है 1.414। आप व्यवहारिक तौर पर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्गमूल 2 का मान, वर्गमूल 3 का मान 1.732, है ना? इस प्रकार की संख्याएं आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये जो संख्या आप देख रहे हो, ये तो केवल हम व्यवहारिक तौर पर क्वेश्चन बनाने के लिए वर्गमूल 2 का मान 1.414 ले लेते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो इसका विस्तार कहां तक होगा? अनंत तक होगा, कहीं खत्म नहीं होगा। जैसे मेरे पास अगर 5.678 है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहां से दशमलव जब हटाऊंगा तो इसे हम बटे के रूप में लिख सकता हूँ। 5.678 को मैं दशमलव हटा दूंगा, दशमलव अगर मान लीजिए यहां नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? 5,6,7,8 दशमलव के बाद 3 अंक है, तो नीचे में 1 लिख के 3 जीरो बढ़ा दूंगा तो वो परिमेय बन जाएगा। लेकिन अगर मैं वर्गमूल 2 की बात करता हूं, 1.414, इसका विस्तार तो अनंत तक जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो कैसे मैं उसे बटे के रूप में लिख सकता हूं, है ना? वर्गमूल 6 ले लीजिए, वर्गमूल 8 ले लीजिए, वर्गमूल 7 ले लीजिए, जितने प्रकार की संख्याएं देख रहे हैं, सारा का सारा विस्तार इन्फिनिट तक जाता है, अनंत तक जाता है, इसका विस्तार कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बारे में हमको फिलहाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है आपके लिए। कंफ्यूजन की स्थिति कैसे क्रिएट हो सकती है? देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं वर्गमूल 9 की बात करूंगा, मैं वर्गमूल 16 की बात करूंगा, मैं वर्गमूल 25 की बात करूंगा, तो ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि वर्गमूल 9 का मान डायरेक्ट 3 होता है, 25 का मान 5 और 16 का मान सामान्य चीज है, आप जानते हो उस चीज को, है ना? तो ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, वर्गमूल 9, वर्गमूल 25, वर्गमूल 16, इनको हम अपान के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल 9 का मान 3 होता है, मतलब 3/1। तो करने के अंदर में ऐसी संख्याएं जो और सॉल्व ना हो, उसका विस्तार अनंत तक जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना? आप जैसे आप यहाँ एक चीज और देख लीजिए, मैं इसी चीज को अगर मैं बोलता हूं, मैं यहाँ 65 बोलता हूं और यहाँ पर मैं यहाँ 3 लिख देता हूं, तो इसका विस्तार भी अनंत तक ही जाएगा। इसका विस्तार लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, यहाँ करनी 3 ले लूं, यहाँ 64 रख दूं, तो इसका विस्तार क्या होगा? 4 चौक 16, चौक 64, करनी हट जाएगी। करनी हटने के बाद वो अगर सामान्य रूप में आ रही है तो परिमेय संख्या, और नहीं आ रही तो अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम दशमलव के रूप में मतलब जिसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय, तो जिसे बटे के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है? परिमेय कहलाता है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए, परिमेय के बाद आप सीधा पहुंचेंगे पूर्णांक। तो जो पूर्णांक संख्या की हम बात करते हैं, तो आप कुछ छोटी सी चीजें हैं जिसे हम लोग यहीं पर मेंशन भी कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, जैसे कि हम पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब इसे हम अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है, पहले मैं इसे डिवाइड करता हूं फिर समझाऊंगा। 2 हिस्से होंगे, एक होगा सम पूर्णांक, एक होगा
विषम पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, यानी अगर आपके पास माइनस आप लोगों ने संख्या रेखा देखा होगा, ये 0 है, 1 2 3 इस तरीके से हम पहुंचेंगे, इसका विस्तार अनंत तक होगा, -1 -2 -3 इधर हम जाएंगे -4। तो देखिए संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं हमको मिलेंगी उसी को इंटीजर कहा जाता है, उसी को पूर्णांक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संख्या रेखा के बीच में जितने भी नंबर हमको प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे, है ना। मतलब -5 -4 आप ऐसे जाइए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको कंटिन्यू जाना है। -4 है, पूर्णांक का एक हिस्सा, इंटीजर का पार्ट है, -4 भी है, 0 भी है ना, 10 भी है, 11 भी है। यानी सरल सरल भाषा में ऐसी संख्या ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य इन सबको हम शामिल कर लेते हैं तो क्या कहलाएगा? वो पूर्णांक कहलाएगा। यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा, इसके डिवाइडेशन है। पूर्णांक में भी दो चीजें आपने देखा वहां, एक सम पूर्णांक देखा और दूसरा क्या देखा? विषम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक सामान्य सा चीज है। सम पूर्णांक का तात्पर्य क्या होता है? सम पूर्णांक का तात्पर्य है जो 2 से शुरू हो, 2 4 6 8 इनको सम पूर्णांक कहते हैं। और विषम पूर्णांक का मतलब क्या होगा? 1 3 5 7 इसे हम क्या कहेंगे? विषम पूर्णांक। जो 2 से डिविजिबल हो जाए वो सम पूर्णांक है, और जो 2 से डिविजिबल ना हो वो क्या कहलाएगा? विषम पूर्णांक। ठीक है, चलिए। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के बाद पूर्णांक संख्या का ही एक पार्ट ध्यान रखिएगा, होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या में सिर्फ एक चीज का अंतर है। हम जब प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या का मतलब प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या का मतलब ऐसी संख्या जब जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 और 1 से शुरू होकर जब वो अनंत तक जाती है तो ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है? विद्यार्थी ये समझता है कि प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से अनंत की संख्या है, लेकिन अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि बताइए 3.678 क्या प्राकृतिक संख्या की श्रेणी में आएगा? तो गलत है। प्राकृतिक संख्या की श्रेणी में 3.678 नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, 3.678 प्राकृतिक संख्या की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप वापस वंश वृक्ष की ओर जब पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या को हम छोड़ दें तो यहां भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या और प्राकृतिक संख्या में डिवाइडेशन किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर के अनंत तक की ऐसी संख्याएं जो काउंटेबल हो, जिसे हम गिन सकते हैं। हमारी कक्षा में 3.5 लोग बैठे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा ना, एक कक्षा में 70.87 लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो जो काउंटेबल नंबर होगा उसे ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी 1 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ऐसे नंबर को इस संख्या के बीच में कभी भी कोई दशमलव वाला नंबर नहीं होगा, 3.6 नहीं होगा। उसके बाद नेचुरल नंबर हिस्से में सम प्राकृतिक और विषम प्राकृतिक संख्या आसान है। सम प्राकृतिक का मतलब जो 2 से शुरू हो, जो 2 से शुरू हो, 2 4 6 8 और इसका विस्तार अनंत तक जाए वो सम प्राकृतिक है। और जो 1 से शुरू हो, 1 3 5 7 जिसका विस्तार अनंत तक हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम प्राकृतिक कहेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। तो सम प्राकृतिक और विषम प्राकृतिक का मतलब आया समझ में? अब देखिए, प्राकृतिक संख्या की जब हम बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इस प्राकृतिक संख्या में, इस प्राकृतिक संख्या यहां हम देख सकते हैं, जो प्राकृतिक संख्या आपको दिख रहा है, इस प्राकृतिक संख्या के 2 हिस्से हैं, सम प्राकृतिक विषम प्राकृतिक। लेकिन प्राकृतिक संख्या में आपको 2 पार्ट और पढ़ने पड़ेंगे। एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं को रूट संख्या या अग्र संख्या भी कहते हैं। जब तक आप
अभाज्य संख्या को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप भाज्य संख्या नहीं समझेंगे। चलिए, तो पहले अपन समझते हैं कि अभाज्य संख्या, यहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। सुना होगा ना आप लोगों ने, प्राइम लोकेशन, ऐसा लोकेशन जो हर जगह नहीं हो। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो खुद को छोड़ के, देखिए यहां भी कंफ्यूजन होगा, अब वीडियो बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम सामान्य भ्रम में जीते हैं। ऐसा नंबर जो खुद को छोड़ करके और एक को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो, सामान्य अर्थों में उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 11, 13, देखिए ये सब अभाज्य संख्या है। 11 1 से डिविजिबल है, 11 11 से डिविजिबल है, यानी खुद को छोड़ करके और एक को छोड़कर किसी दूसरे अन्य नंबर से अगर वो भाज्य नहीं है तो ऐसी अवस्था में हम कहेंगे कि वह संख्या जो है कैसा है, अभाज्य संख्या। समझिए मेरी बात को। अब इसी चीज को मैं दूसरी भाषा में आपको समझाता हूं कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य होगा। ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य होगा। 11 के 2 गुणनखंड हैं, 1 और 11, ये अभाज्य है। देखिए 11 के 2 गुणनखंड हैं, 1 और 11, ये अभाज्य है। 13 के 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 और क्या होगा 13, 13 एकम 13। 19 के 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 19, 19 एकम 19। लेकिन अगर मैं इसी चीज को आपको बोलता हूं 18 बोलता हूं, तो 18 के कितने गुणनखंड होंगे? 18 के बहुत सारे गुणनखंड होंगे, 2, 3, 6, 9 और खुद 18 और 1 भी। यहां ध्यान रखिएगा, 1 भी गुणनखंड हो। कैसे? अब 1 गुणित 18 करेंगे तो 18 आएगा, अब 2 गुणित 9 करेंगे तो 18 आएगा, अब 3 गुणित 6 करेंगे तो 18 आएगा। आप 9 गुणित 18 ये हो गया। तो देखिए कितनी संख्याएं दिख रही हैं आपको। तो इन संख्याओं में आप समझ सकते हैं कि 18 के कितने गुणनखंड हो गए? 18 के गुणनखंड हो गए 4। 11 के कितने गुणनखंड थे? 2। तो 11 क्या है? अभाज्य है, और 18 क्या है? भाज्य है। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य कहलाता है, और जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य कहलाएगा। अब एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है इस समय इसी जगह पर, और अब बड़ा प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है? बड़ा प्रश्न ये होता है कि आप ये समझिए इस चीज को कि ऐसी अवस्था में एक कैसा नंबर है, एक कैसी संख्या है, एक भाज्य है कि अभाज्य है। अब आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया 2 से अधिक गुणनखंड भाज्य, और मैंने यहां 18 लिखा, 18 के 4 गुणनखंड। मैंने यहां 11 लिखा, 11 के 2 गुणनखंड। अब ध्यान से समझिए इस चीज को, 18 के 4 गुणनखंड और 11 के 2 गुणनखंड। इसका मतलब क्या हुआ? जिसके 2 गुणनखंड हैं वो अभाज्य, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है भाज्य। तो मैं 1 की बात करूंगा तो 1 के कितने गुणनखंड? तो 1 का तो 1 ही गुणनखंड होगा, सिर्फ 1 गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 इस श्रेणी में आता ही नहीं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा भी गया है, 1 ना तो क्या है? भाज्य है, वह न ही क्या है? अभाज्य। तो 1 ना तो भाज्य है और न ही 1 क्या है? अभाज्य। तो ध्यान में रखिएगा, 1 किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। तो 1 को न भाज्य माना जाता है न अभाज्य माना जाता है। इसीलिए अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से मानी जाती है। 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या है और दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। समझिए इस चीज को।
दो पहली अभाज्य संख्या है और दो पहली अभाज्य संख्या होने के साथ साथ जो है दुनिया की एकमात्र सम अभाज्य है। ऐसी संख्या जो दो के पहाड़े में आए वो सम है, तो दो से दो डिविजिबल है, इसलिए सम है। आप 4 लिख लीजिए, 6 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 16 लिख लीजिए, ये सब के ज्यादा गुणनखंड मिलेंगे और 2 से डिविजिबल होंगे। तो ये 2 से डिविजिबल होने के बाद भी ये अभाज्य ही कहलाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल भी पूछता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक सवाल कैसा पूछता है कि हम अगर 1 से लेके 50 के बीच में जाएं, तो ध्यान रखिएगा 1 से लेके 50 के बीच में जाएं तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी। पीएससी प्री का सवाल है ये, है ना। तो आप यहां से जाएंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, गिनिए 15 नंबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब आप जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 1 से 15 के बीच में अगर हम जाएंगे तो 15 अभाज्य होगा। अगर आप इसी चीज को आगे बढ़ते हैं, आप 50 से 100 के बीच में अगर जाएंगे तो आपको 2 अभाज्य मिलेंगे, सॉरी 10 अभाज्य मिलेंगे, 10 अभाज्य मिलेंगे। अब इसी चीज को आप जोड़ देते हैं, आप क्या जोड़ देते हैं, आप कहते हैं कि 1 से 100 के बीच में अगर हम जाएंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए तो अभाज्य संख्या जो है 25 हो जाएगी। तो 25 अभाज्य संख्या आपको क्या होगा, मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पार्ट हमने देखा वो था क्या, अभाज्य और क्या था, भाज्य। ठीक है, चलिए ये हो गया अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसे रूट संख्या या अग्र संख्या के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जो सेकेंड क्लास होगी उस सेकेंड क्लास में हम भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि भिन्न संख्या कैसा है, साधारण भिन्न या मिश्रित भिन्न। सभी का थैंक यू। सीजी टेट की शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।